राज्य की पुष्करधामी सरकार का आज 1 साल पूरा हो रहा है और आज उन्हीं से बात करते हैं कि 1 साल में पिछले उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले जनहित में लिए हैं और अगले साल का उनका क्या एक लक्ष्य है फैसलों को लेकर, निर्णय को लेकर। धामी जी, एक बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं आपका 1 साल गिनूं या पौने 2 साल गिनूं। वो कंटिन्यूस आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं, बीच में चुनाव की वजह से वाकई कम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप मुख्यमंत्री तो निरंतर हैं। अब 1 साल है या पौने 2 साल है, ये आप तय कर लीजिए। मैं तो 1 साल पे बात करने वाला हूँ। 1 साल में कई बड़े फैसले आपने लिए राज्य के लिए, राज्य की महिलाओं के लिए, राज्य में कानून दुरुस्त करने के लिए, राज्य में एक पारदर्शी शासन लाने के लिए। तो पिछला 1 साल है, क्या आप उससे पूरे सेटिस्फाई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो जो आपने मतलब कागज से उतार के ज़मीन पे उतार दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 1 साल कहिए, पौने 2 साल कहिए, 1.5 साल कहिए, हमने एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण जो भी ये काम का दायित्व मिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया। और जो हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष जो संकल्प हमने रखा था, वो सारे ही संकल्प हमने पूरे किए हैं। उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जो जनता की हमारी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनके अनुरूप लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। आपने एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री बनते ही लिया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसकी कमेटी गठित हुई थी, वो कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जो जितना कड़ा फैसला आपने लिया था, वो एक रिपोर्ट आके कानून का मसौदा विधानसभा पर रखा जाना चाहिए। देखिए, वो चूँकि ऐसा मामला था कि हमने चुनाव से पहले वो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष एक संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे, उसको यहाँ पर लागू करेंगे। और उसके पीछे हमने तर्क भी दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। यहाँ पर प्रत्येक परिवार से, हर घर से कोई न कोई सेना, अर्धसैनिक बलों में देश के किसी न किसी स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए यहाँ पर सबके लिए, यहाँ रहने वाले, उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले सभी लोगों के लिए, किसी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। चूँकि ये बड़ी प्रक्रिया थी और इस बड़ी प्रक्रिया में समय लगना लाजमी है। और कमेटी हमने तुरंत बनाई थी। कमेटी ने अपना एक कालखंड पूरा भी कर लिया। दूसरे कालखंड का हमने विस्तार इसलिए दिया कि कमेटी ने कई लाखों लोगों से उसमें बात की है, स्टेक होल्डरों से भी बात की है और जगह जगह जाकर लोगों को संगोष्ठियों के माध्यम से संवाद भी किया है। उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और जल्दी ही, इसमें कोई शंका नहीं है कि जैसे ही ड्राफ्ट हमारा कमेटी बना लेगी, सरकार अध्ययन करने के बाद उसको लागू करेगी। हम ये मान के चलें कि अगला जो आपका आने वाला 1 साल है, जिसमें आप और नए फैसले लेने जा रहे हैं, तो यूसीसी का जो एक ड्राफ्ट होगा, तो वो क्या कानून का रूप ले लेगा? हाँ, निश्चित रूप से इस साल के पूरा होते ही और अगले साल से पहले ही हो जाएगा, काफ़ी पहले हो जाएगा। और यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है और उसको हम लोग लागू करेंगे। आपने जब मुख्य सेवक का कामकाज संभाला, मुख्यमंत्री बने, तो बड़ी अराजकता थी रोजगार में, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लोग निराशा में थे, बीच में बहुत सारी घटनाएं भी हुई। तो उसके लिए आपने एक बहुत कड़ा कानून एक पटल पर रख के पास कराया। हालांकि आपने अध्यादेश उसका जारी कर दिया था समय रहते हुए। तो वो एक कहीं ना कहीं आपकी क्या, किस तरह की परिकल्पना होगी, उससे क्या लाभ आने वाले दिनों में लोगों को मिलने वाला है, यूथ को खासतौर पर? देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारे बहुत प्रतिभावान छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे भाई बहन हैं और ये बड़े लंबे समय से ये प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल का एक दौर जैसा चल रहा था। बार बार शिकायत होती थी लेकिन जांच नहीं होती थी। हमने निर्णय लिया कि हम इस पर अध्यादेश लाएंगे और विधानसभा में इसको विधेयक के रूप में भी लाएंगे और नकल अध्यादेश हमने लागू कर दिया। और उसके पीछे हेतु एक ही है कि हमारे इन आने वाले प्रतिभागी, ये हमारे कल के कर्णधार, इन सबको योग्यता के आधार पर विभिन्न सेवाओं में चयन होने का अवसर मिले और उनके साथ धोखा न हो।
उनके साथ किसी प्रकार का प्रपंच न हो, किसी प्रकार की मैं कहूँ कि उनके योग्यता के साथ लूट न हो, डकैती न हो, इसलिए देश का सबसे कड़ा कानून हम लेकर आए हैं। और उसके लागू होने के बाद 3 परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें लाखों परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। हमने कैलेंडर लोक सेवा आयोग ने भी जारी किया है। उस कैलेंडर के अनुरूप अप्रैल माह में कई सारी भर्तियां होने वाली हैं। रोजगार के मेले भी लग रहे हैं। कल भी एक बड़ा रोजगार का मेला हम लगा रहे हैं, जिसमें हजारों लोगों को कल भी हम रोजगार के उनको जो प्रमाण पत्र हैं वो देने वाले हैं। जब आप आए तो कई बार इत्तेफाक होता है कि आदमी जिम्मेदारी संभालता है और चाहे घटनाएं हों, दुर्घटनाएं हों, एक के बाद एक इम्तहान आपके सामने आ रहे थे। एक इम्तहान के तौर पे आपके सामने ये भी आया कि जो महिलाओं का क्षतिज आरक्षण था राज्याधीन सेवाओं में, उसको हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद फिर आपको तमाम लोगों ने चुनौती भी दी कि ये अब नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो वो भी आप लेकर के आए। उसके पीछे आपका क्या निहितार्थ था कि इसको कैसे करना है और कैसे आपने वो किया और उसका भविष्य में क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है? मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के गठन में भी है, इस राज्य को चलाने में भी है। हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों को बहुत संघर्ष के दौर से यहाँ गुजरना पड़ता है। बहुत मैं कहूँ कि एक तरह से भौगोलिक परिस्थितियाँ भी विषम हैं, जीवन की पद्धतियाँ भी बड़ी कठिन है, जीवन जीने की जो पद्धति है या जीवन को आगे बढ़ाने की। तो ऐसे समय में यहाँ की जो मातृशक्ति है उनको आगे आने का अवसर मिले, उनको हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। इसलिए जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें हम माननीय उच्चतम न्यायालय में गए, वहाँ से भी हमको एक तरह से उस पर रोक लगी और फिर हमने उसको भी एक विधेयक के रूप में यहाँ पर लाने का निर्णय किया और हम लेकर आए। और आज 30% जो क्षैतिज आरक्षण है उत्तराखंड की मातृशक्ति को मिल रहा है। इसके मिलने से निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हमारी माताओं बहनों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। एक मातृशक्ति के लिए ही आपने एक और निर्णय लिया था, वो एलपीजी गैस सिलेंडर वाला जो 3-3 निःशुल्क देने हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी परिकल्पना के पीछे था कि जो ईंधन बटोरना, जंगल जाना, खतरे मोल लेना, उनसे ताकि हमारे घरों की महिलाएं बची रहें। यह भी हमारा संकल्प था और चुनाव से पहले हमने ये अपना संकल्प मातृशक्ति के सामने ये प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम जो है राज्य के जितने भी हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जिसमें 1,76,000, उन सभी को 3 सिलेंडर साल में हम रिफ़िल करके देंगे। कहीं ना कहीं मातृशक्ति को जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा, उनको धुएं से निजात मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना दी है, उसी योजना में थोड़ा सा ये काम हमने उत्तराखंड की मातृशक्ति को समर्पित किया है कि हम 3 सिलेंडर उनको वर्ष भर में रिफ़िल करवा के देंगे। आपने कानून लागू किया धर्मांतरण का कि जबरन धर्मांतरण कोई करेगा तो उसके खिलाफ ये प्रोविज़न होंगे। एक आध मुकदमा उत्तरकाशी में उस कानून के तहत दर्ज भी हुआ। तो लोगों ने आप पर बड़े आरोप लगाए कि एकदम हिंदूवादी, खाँटी हिंदूवादी होकर के मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें आपको किस तरह से आपने उसको कानून को बनाया और क्या आपका नज़रिया रहा? देखिए, ये किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारा तो यह है कि जो यहाँ पर धर्मांतरण एक मतलब मैं कहूँ कि चौतरफा एक पूरी साजिश के तहत पूरे योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर हो रहा था और उत्तराखंड के कोने कोने में लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कुछ लालच देकर और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको कुछ प्रकार से मनगढ़ंत बातें करके इस प्रकार का जो ये जघन्य अपराध है ये लगातार किया जा रहा था। इसलिए हमने निर्णय लिया कि उत्तराखंड के अंदर ये जो धर्म है, संस्कृति है, यहाँ के संस्कार हैं वो संरक्षित रहने चाहिए। इसलिए इस पर भी हमने एक कड़ा कानून जिसमें 10 साल तक की सज़ा का हमने इसमें प्रावधान किया है। और अब कोई भी धर्मांतरण जैसा काम करेगा तो उसको पहले जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होगी। और इतना ही नहीं, हमने यह भी तय किया है कि पिछले 2 सालों में, 5 सालों में जितने भी इस प्रकार के मामले हुए हैं उन सब को भी कहीं ना कहीं रिव्यू करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे सीमांत के ज़िले हैं उन ज़िलों में जिस प्रकार से ये डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उस पर भी लगातार हमारी जो है ड्राइव चलती रहेगी, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो एक शांति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, अध्यात्म है,
धर्म है, वो पूरी तरह से यहाँ पर संरक्षित रहे। मुख्यमंत्री जी, ये एक साल की बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट थे गवर्नमेंट के आपकी, कि आपने इतने सारे कानून बनाए, इतने सारे कड़े फैसले लिए। एक घोषणा आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद की थी, वो 15 अगस्त पे की थी, मुझे याद है। चूँकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो मुझे खिलाड़ियों के साथ साथ मुझे भी एक उम्मीद है कि जो वो घोषणा है वो अभी उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा, खेल विश्वविद्यालय बनाने की। आप एक साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस पर आप किस तरह से मंथन कर रहे हैं? क्या राणा प्रताप कॉलेज जो है उसी को विश्वविद्यालय बनाएंगे, या कहीं अलग किसी जगह, एक जगह बिल्कुल सेपरेट करके एक विश्वविद्यालय बिल्कुल पृथक से एक खेल विश्वविद्यालय बनेगा? और ये एक महत्वाकांक्षी चीज़ है, हमारे खिलाड़ी पंजाब से खेल रहा है, कोई कहीं से खेल रहा है, तो यूथ के लिए एक बड़ा प्रेरणादायक होगा। तो ये कब तक और कैसे होगा? नहीं, हमने ये भी घोषणा हमारी है और इसके लिए हम पहले भी इस पर काम कर चुके हैं। जल्दी ही हम इसके लिए बैठक करने वाले हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को ही विस्तार दिया जाए या कोई नया स्थान चयन किया जाए, इसको लेकर भी हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और ये भी हमारा संकल्प है कि यहाँ के युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक खेल विश्वविद्यालय होना चाहिए और हम उस पर आगे बढ़ेंगे। अभी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है मुख्यमंत्री जी। पिछली बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री यहाँ पर आए चारधाम में। आपने पिछले बार देख भी लिया होगा कि किस तरह की मूलभूत सुविधाएं बढ़ाए जाने की चारधाम यात्रा मार्ग में ज़रूरत है। तो अभी जो ये यात्रा शुरू हो रही है, चूँकि जैसे जोशीमठ है तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं, डिजास्टर, एक नेचुरल डिजास्टर से हो गया, दरारें पड़ गई हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। इस बार आपने किस तरह का खाका अपने दिमाग में सोचा है कि ताकि देश में पूरे उत्तराखंड का नाम हो सके? इस बार हमने चारधाम यात्रा की समीक्षा काफ़ी पहले ही प्रारंभ कर दी है और पिछली बार की यात्रा से कुछ हमको अनुभव भी मिले हैं और कुछ जो काम पिछली बार हम लोग नहीं कर पाए थे उनको भी हम लोग इस बार और अच्छे तरीके से करें। इसलिए लगातार मैं स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। लगातार जो चारधाम में अपना योगदान देते हैं उन सब से भी लगातार हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनको भी हम बुला रहे हैं। और हमारा यह है कि इस बार की यात्रा अच्छी होनी चाहिए, सबके लिए मैं कहूँ कि सुविधाजनक भी हो और सब लोग आएँ तो एक नया अनुभव यहाँ से लेकर जाएं, उसके लिए काम हो रहा है। और बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। 4 लाख से भी ज़्यादा अभी तक पंजीकरण हमारे यहाँ पर हो चुके हैं और पिछले साल की तुलना में यात्रा इस साल और बड़ी होने वाली है और वो हमारे लिए चुनौती है। जहाँ पिछले साल चुनौती थी, इस साल भी चुनौती है। और मैं मानता हूँ कि हम लोग पूरे जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं, सब संसाधन हैं, उनको लगाएंगे। आने वाले लोगों को ठीक प्रकार से यात्रा उनकी संपन्न होगी और भगवान बाबा बद्री विशाल, केदार बाबा केदार, यहाँ के हमारे सभी देवी देवता, गंगा मैया के आशीर्वाद से यात्रा अच्छी होगी लोगों की। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आप यहाँ सरकारी सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझते थे। आपका पिछला एक साल जो फ्रेश वाला है, धामी 2.0, तो इसमें आपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्प्रूव करने की, डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने की कुछ कोशिशें की होंगी। तो आप, बस मैं बहुत इसके अंदर नहीं जाना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कोशिश की है उसमें पिछले मुख्यमंत्री के समय से कितना, किस तरह का सुधार किया? क्या आपको संतुष्टि है? नहीं, अभी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम हमारे सभी ज़िलों में हो रहा है। चूँकि मैं धरातल पर जाकर और रात्रि प्रवास करके लोगों के बीच में अलग अलग स्थानों पर रह के, आपने देखा होगा होम स्टे में भी मैं स्वयं गया, ग्रामीण क्षेत्रों में गया और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि एक सामान्य से सामान्य जगह पर जाकर सामान्य लोगों से बात करके उनके बीच में से जो फीडबैक आता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम में लाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा काम हो रहा है, एक कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप हुई है। और पहले से हमने ये प्रयास किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति लाई है, सभी को काम करना है, सभी को, जो जिलों के अधिकारी हैं जिलों में उनको ऑनरशिप लेनी है, या विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको भी अपने यहाँ ऑनरशिप लेनी है और चल रहा है अभी धीरे धीरे और अच्छा होगा। अभी जो एक साल का पूरा काम है, तो मैं अगले साल, अब क्योंकि समय बड़ी तेज़ी से जा रहा है, आपको पता भी नहीं चला होगा कि एक साल कब चला गया है, तो अगला जो साल शुरू हो रहा है, कुछ सर्वोच्च प्राथमिकताओं में अपने दिमाग में आपने कुछ खाका तैयार किया है कि अगले साल ये लक्ष्य है और ये निर्धारित है, इसको प्राप्त करना है? देखिए, एक तो हमने रोज़गार के लिए जो हमने इस बार रोज़गार परक अपना बजट बनाया है
उसको धरातल पर उतारना है। और बजट पूरा का पूरा जो हम निर्धारित करते हैं वो जिन कामों के लिए निर्धारित है उन कामों पर लगे। उसके साथ साथ जो आय और व्यय इनका भी एक हमने खाका बनाने का निर्णय लिया है कि हर महीने जो है जो हमारे लक्ष्य हैं उस पर हम कितनी हम पूर्ति कर पाए हैं, कितना खर्चा कर पाए हैं, कितनी प्राप्ति कर पाए हैं, उनका एक रोस्टर बनाकर काम करेंगे। और अगले 10 सालों का एक रोड मैप इस बार अप्रैल माह से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे, जो रोड मैप सभी विभागों ने बनाया है। और मैंने सभी विभागों को कहा है कि 2025 का एक रोड मैप और अगले 10 सालों का रोड मैप, 2 रोड मैप बनाकर दें और उन दोनों ही रोड मैपों पर हम लोग काम करेंगे। और लगातार चूँकि समीक्षा होंगी, लगातार बात होंगी और सभी से हमने कहा है कि ओनरशिप लेकर काम करें। जी बिल्कुल। देखिए, अब एबीपी गंगा की तरफ से आपको 1 साल पूरा होने की और एक अच्छे भविष्य की बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आपने 1 साल पूरा किया और 1 साल पूरा होने पर एबीपी गंगा से बात की, इसके लिए आपका मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, बहुत सारी बातों पर, बहुत सारे बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है। पिछले साल क्या किया है 1 साल में और उससे पहले क्या किया है और अगले साल का क्या निर्धारित लक्ष्य है। बजट को ग्राउंड पर उतारना और जिस चीज़ के लिए बजट का प्रोविज़न किया गया है वो उसकी लक्ष्य प्राप्ति करना, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर बजट खर्च हो जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।